जय हिंद दोस्तों इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने सिटीजनशिप के बारे में पढ़ाई करी थी। उसके बारे में तमाम प्रावधानों के बारे में हमने बात करी थी। आज उससे संबंधित हम लोग जो एमसीक्यूज आए हुए हैं यूपीएससी की परीक्षाओं में या यूपी पीसीएस बीपीएससी या छत्तीसगढ़ पीसीएस वगैरह स्टेट लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं में उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और जस्ट उसके तुरंत बाद हम लोग अगले क्लास की शुरुआत करेंगे, अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो इसी क्लास में वो भी होगा, उसको भी देखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग पहला प्रश्न देखें तो लिखा है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 6, भाग 7 और भाग 9। ठीक है, तो किसमें पाते हैं? हम सभी जानते हैं कि भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच भारतीय संविधान में नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान है। अगर हम भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान की बात करें तो यह ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण करी गई है। ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण करी गई है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है और भारत में भी एकल नागरिकता है। ठीक, लेकिन भारत और ब्रिटेन के विपरीत यूएसए में दोहरी नागरिकता है। और यहीं पे एक चीज हम लोग और जान लें कि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मूल रूप से पहले से ही भारतीय रहा हो या किसी और मूल का रहा हो, उसने भारत की नागरिकता ग्रहण करी हो, कोई भी व्यक्ति हमारे देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर सकता है। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें तो मूल रूप से या प्राकृतिक रूप से यूएसए का नागरिक या अमेरिकी नागरिक ही यूएसए के राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर सकता है। ये इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, एक ही तरीके के प्रश्न कई बार घुमा के पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पे आपको लग सकता है कि एक ही प्रकार के एक से अधिक प्रश्न शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि परीक्षा में खुद बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से और घुमा फिरा के एक ही टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में है, हम लोगों ने देखा था। ठीक, अभी देखा, इसके बारे में विस्तार से बात करी। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 या अनुच्छेद 6 से 11। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 है आर्टिकल 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, सी ऑप्शन सही। अगर हम 5 की बात करें, आर्टिकल 5 की बात करें तो कौन से व्यक्ति जन्म से भारत के नागरिक होंगे, इसके बारे में बात करी गई है। आर्टिकल 6 में बात करी गई है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात करी गई है। वहीं आर्टिकल 7 में पहले भारत से पाकिस्तान जाने, फिर पाकिस्तान से भारत में स्थायी रूप से निवास करने का उद्देश्य लेकर भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में बात करी गई है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हम सभी जानते हैं, पहले इस प्रश्न का उत्तर देखें तो आंसर 2 है, इसका विकल्प 2 है, एकल नागरिकता। हम सभी जानते हैं कि भारत में ब्रिटेन से नागरिकता का प्रावधान ग्रहण किया गया है। ब्रिटेन में भी क्या है? एकल नागरिकता है, भारत में भी एकल नागरिकता है। अगर हम यूएसए की बात करें तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता है, यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। यहीं पे एक हम लोग बात कर लेते हैं, 2019 से पहले भारत के जम्मू कश्मीर स्टेट उस समय हुआ करता था, अब तो 2 हो गए, JNK हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया। ये 2 क्या हो गए? यूटी हो गए। तो जम्मू कश्मीर राज्य में वहाँ के नागरिकता और अधिवास के संदर्भ में अलग प्रावधान होते थे, लेकिन अब संपूर्ण देश में समान रूप से नागरिकता और अधिवास एक ही माना जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? मतलब जो विशेषताएं दी गई हैं कुछ, वो उसमें प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के संदर्भ में नागरिकता की कौन सी विशेषताएं सही है? तो राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है, यह बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, यह यहाँ पे कहाँ की ये वो है,
ये यूएसए की है। कहाँ की? यूएसए की है। राज्य की एकल नागरिकता, अच्छा यहाँ पे राज्य हो जाता, लेकिन अगर तीसरा विकल्प नहीं दिया होता, क्योंकि कई बार पॉलिटी में हम लोग पॉलिटी में स्टेट को हम लोग नेशन स्टेट या कंट्री के रूप में संबोधित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य की एकल नागरिकता मतलब ये उन जो है कि राजनीतिक रूप से जो हमारे राज्य हैं, कह सकते हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब जो राज्य हैं इनके संदर्भ में बात करी गई है, ठीक है, इनके संदर्भ में बात करी जाती है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ राज्य की कोई नागरिकता नहीं है। यह भी प्रावधान कहाँ पे है? यह भी प्रावधान यूएसए में है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यह सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होता है और साथ ही साथ एकीकृत रूप से वह राज्य का भी नागरिक होता है। यहाँ पे भारत की या देश की नागरिकता के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है और स्टेट की नागरिकता के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। चलिए, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत एकल नागरिकता, भारत में प्रावधान है। और यह भी कहा गया है कि वंचन के तरीकों में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से आपकी नागरिकता का वंचन हो सकता है। इन तरीकों में हमने बात किया था कि आप किसी और देश की स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके पहले एक जो हम लोगों ने देखा था, बॉलीवुड में एक एक्टर हैं अक्षय कुमार जी, उनकी नागरिकता के संदर्भ में कुछ बातें वगैरह करी जा रही थी, कनाडा के नागरिक है ये वो, ठीक है। तो अगर वो कनाडा के नागरिक होते तो स्वतः रूप से उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त करी जा सकती। कैसे नहीं प्राप्त करी जा सकती? जन्म के द्वारा प्राप्त करी जा सकती है, हम सभी जानते हैं। देशीयकरण की द्वारा प्राप्त करी जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा प्राप्त करी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, जबकि किसी भूभाग का सम्मिलन किया जाता है तो यह किसी भी देश की सरकार या भारत सरकार, समझ लीजिए कि भारत सरकार नोटिफिकेशन द्वारा यह अधिसूचित करती है कि कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे, कौन से लोग भारत के नागरिक बनेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो ऑप्शन है, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी भारतीय, कोई भी विदेशी है और वह भारतीय बैंक में जमा करके, धन जमा करके जो है कि वह भारत की नागरिकता बन सकता, भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता। अभी एक इस समय जो है मुद्दा बहुत ही हाई है। एक तो मुद्दा है सीमा हैदर का, किसका? सीमा हैदर का। और दूसरा मुद्दा है अंजू का। सीमा हैदर वो महिला है जो कि पाकिस्तान से भारत आ गई है, और अंजू वो महिला है जो कि इंडिया से पाकिस्तान चली गई है, ठीक है। अच्छा, ये जो सीमा हैदर के बारे में यहाँ पे जरूरी बात करना इसलिए संबंधित है क्योंकि यह नागरिकता से संबंधित है। और बहुत सारे मीडिया हाउसेज या बहुत सारे लोग जिनकी देखिए अपनी अपनी विचारधारा मेल खा रही है उसकी विचारधारा से, क्योंकि उसने कुछ ऐसी बात कही है जो कि एक बहुसंख्यक वर्ग के भावों के अनुकूल में है, ठीक है, बहुसंख्यक वर्ग के भावों के अनुकूल में है। तो कुछ लोग सीमा हैदर की नागरिकता की, भारतीय नागरिकता की मांग भी करने लगे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को हमारे संविधान का भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 पढ़ना चाहिए, नहीं तो उन्हें सेशन देखना चाहिए, कम से कम ये सेशन देखना चाहिए इसके पहले का, क्योंकि उनको पता चले कि जो नागरिकता, भारत के नागरिकता प्रावधान है उसमें कितनी क्लिष्टताएं हैं। अगर आपको नागरिकता मिल सकता है, इनको नागरिकता मिल सकता है, लेकिन कुछ निश्चित समय अवधि तय करी गई है, उस समय अवधि के बाद ही आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि क्या आप अवैध प्रवासी तो नहीं हैं, आप अवैध प्रवासी तो नहीं हैं। अवैध प्रवासी मतलब हम लोगों ने बात किया हुआ था कि अवैध प्रवासी वो व्यक्ति होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो कि एक जो आपका वीज़ा वगैरह है, या आप ये कह सकते हैं कि जो आपको उस देश द्वारा प्रदान किया गया है, जो किसी देश में
निश्चित समयावधि रहने तक अनुमति प्रदान करता है, आपकी वो अनुमति समाप्त हो गई है, या तो आप अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करके रह रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को अवैध प्रवासी के रूप में संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो इनको भारत की नागरिकता मिलना वर्तमान में असंभव है। हालांकि मीडिया हाउसेस बात कर रहे हैं, उनका अपना टीआरपी का इशू होता है। ठीक, चलिए, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। भारत का कोई भी व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। बिल्कुल, भारतीय नागरिकता का आप परित्याग करेंगे तो उसी तिथि से आप अपनी नागरिकता खो देंगे। और साथ ही साथ, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि आप एडल्ट हों, ठीक है। इसके साथ साथ आप पूरे होशो हवास में हों, आपकी जो मानसिक क्षमता है वो मतलब कि किसी भी तरीके से वह जो है कि असंतुलित न हो। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप एडल्ट हैं और आप पूरे होशो हवास में यह कदम उठाते हैं तो आपके साथ साथ जो आपके अवयस्क बच्चे हैं उनकी भी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब यह अवयस्क बच्चा जब एडल्ट बनता है तो यह पुनः भारतीय सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता है, भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये हम लोगों ने देखा हुआ था। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना, बिल्कुल इससे भी आपकी समाप्त हो जाएगी भारतीय नागरिकता, क्योंकि आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। और भारतीय नागरिकता, भारत में नागरिकता के संदर्भ में दोहरे नागरिकता का प्रावधान नहीं है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करना कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने किया है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करना बहुत सारे लोगों ने किया है। अगर हम कुछ बड़े नेताओं की बात करें यहाँ पे, जिनको कि लगभग सब लोग जानते हैं, ठीक है, बड़े नेताओं की बात करें तो इनमें भी कई सारे लोगों ने, जैसे सोनिया गांधी जी, ठीक है, इन्होंने भारत के राजीव गांधी से विवाह किया। ठीक, एस जयशंकर जी ने भी विदेशी महिला से विवाह किया है। तो इनकी नागरिकता है ना, आप सभी लोग देखिए, इनकी तो नागरिकता है। तो यह बिल्कुल, यह कथन गलत है। ठीक है, इस तरीके से नागरिकता समाप्त नहीं होता। सरकार की आलोचना करने पर अगर नागरिकता समाप्त होती तो भारत जैसा, जो कि अपने यहाँ एक लोकतंत्र, एक कह सकते हैं कि एक विविध राजनीतिक माहौल प्रदान करता है, यहाँ पे सरकार की जितनी आलोचना होती है शायद ही किसी अन्य देश में होती हो। ठीक है, तो इस हिसाब से तो अभी देश के बहुत सारे नागरिकों को भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। तो बहुत आसान सा वो है कि ये दोनों नहीं है। ठीक है, ये दोनों इस संदर्भ में गलत है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? केवल 1 और 2, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। बिल्कुल सही है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। अच्छा, अधिवास का मतलब क्या होता है? डोमिसाइल होता है। ठीक, और नागरिकता सिटीजनशिप होता है। अच्छा, 2019 के पहले जबकि जम्मू कश्मीर जो है पुनर्गठन अधिनियम नहीं लाया गया था, उसके पहले क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अधिवास अलग होता था और नागरिकता अलग होती थी। ठीक, लेकिन पूरे भारत में एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास लागू होता था। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भी एक ही नागरिकता, एक ही अधिवास है। बस ये जानकारी के लिए अपने पास रख लीजिए। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। नहीं, हम लोगों ने शुरुआत में ही बात किया हुआ था कि यह प्रावधान कहाँ है? यह प्रावधान यूएसए में है। जबकि इंडिया में कोई भी व्यक्ति, आप देशीकरण द्वारा लिए गए हों, पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त किए हों, या आप जन्म से ही नागरिक हो, भारतीय नागरिक, कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात क्या, प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट कहने का मतलब यह नहीं केवल प्रेसिडेंट ही, वह प्रधानमंत्री भी बन सकता है। मतलब जब आप ये समझिए कि जब सर्वोच्च पदाधिकारी कोई भी व्यक्ति बन सकता है तो उसके नीचे के भी पद पे कोई भी व्यक्ति पद धारण कर सकता है। ठीक है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई वह किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई उसे किसी भी परिस्थिति में इससे वंचित नहीं किया जा सकता। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि उसे केवल एक परिस्थिति में वंचित किया जा सकता है कि जब किसी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान करी जाती है
तो नागरिकता प्रदान करने की तिथि के अगले 5 वर्ष के भीतर उसे किसी भी देश में 2 वर्ष, कितना, 2 वर्ष की सजा, 2 वर्ष या इससे ज्यादा की सजा उसे न प्रदान किया गया हो। अभी हम लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ अदनान सामी जो कि एक सिंगर है, मूलतः पाकिस्तानी सिंगर थे, अब भारतीय नागरिक बन गए हैं। इनके संदर्भ में कुछ पाकिस्तान में कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी और वहाँ पे संभावना ऐसी बन रही थी कि इनको सजा हो सकती है। हालांकि जो है कि फिल्मों से मेरा बहुत दूर दूर तक नाता है, तो इसलिए मुझे इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन इनके यहाँ बढ़ रहा था। और जबकि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कुछ दिनों के बाद ही, तो अगर अदनान सामी को उस केस में 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाती तो इनको भारतीय नागरिकता से स्वतः ही वंचित कर दिया जाता, इनकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती। तो कौन से सही है? तो इस हिसाब से केवल एक सही है, हमारा ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत, देखिए ये उस समय, अब आप देखेंगे कि अरे 2015 का आया हुआ है, 2019 का भी आगे मिलेगा, तो 2015 या 2019 के जो प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे संबोधित करके प्रश्न पूछे गए हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि ये प्रश्न 2015 में पूछे गए होंगे या 2016 में पूछे होंगे, क्योंकि तुरंत संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, तुरंत नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान किया गया था, इसलिए ऐसी बात करी जा रही है। ठीक है, चलिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? कौन सा व्यक्ति भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। क्यों नहीं हो सकता भैया? जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं वह अवयस्क बच्चा भी तो स्वतः हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बात देखा था इसके पहले। जब आप ये सोचिए कि जब किसी भारतीय नागरिक द्वारा भारत की नागरिकता त्याग करने पर उसके अवयस्क बच्चों की भी नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो आप ये सोचिए कि जब कोई भारतीय नागरिक भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में कोई व्यक्ति पंजीकृत है, तो उसका अवयस्क बच्चा भी तो पंजीकृत होगा। इस हिसाब से होगा ना? तो हाँ होगा। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, बिल्कुल यह भी नहीं है, होगा, यह भी होगा। वो व्यक्ति जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए, यह जो है ऑप्शन सी इस प्रश्न के हिसाब से हमारा सही है। वह व्यक्ति जो विभाजन के पश्चात पाकिस्तान चले गए, कहने का मतलब है कि वो पाकिस्तान के नागरिक बन गए, उनको भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत से ही अलग होकर पाकिस्तान बना है, एक दूसरा देश बना। ठीक, चलिए, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है, किंतु जिसके पितामह पितामही मतलब कह सकते हैं दादा दादी, मातामही मतलब नाना नानी संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। ठीक है, तो यह भी सही है, इस संदर्भ में। तो ये ऑप्शन तीनों इस संदर्भ में गलत है और ये सही है, लेकिन ये तीनों अर्ह हैं। इस तरीके के व्यक्ति प्रवासी जो है कार्ड धारक नागरिक बनने के अर्ह हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर अनुच्छेद 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता इकहरी है। देखिए, अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ये सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है, लेकिन और भी विकल्प दिए गए हुए हैं, कूट वाले प्रश्न हैं। तो इसका एक कोड है नमस्मा जीके, इसका एक कोड है। ये जो आर्टिकल 371 की बात है, इसमें जो तमाम राज्यों के संदर्भ में कुछ अस्थायी प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, उनकी प्रादेशिक मांगों को देखते हुए इनको याद रखने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है नमस्मा जीके। क्या? नमस्मा जीके। ठीक, अच्छा, भारत में तो इकहरी नागरिकता है भारत के संदर्भ में, लेकिन हम लोग यूएसए में जानते हैं कि यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। ठीक, चलिए, इसलिए ये गलत है।
कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही? देखिए, देशीकरण द्वारा आप नागरिक बने हों या किसी भी तरीके से आपने भारत की नागरिकता ग्रहण करी है, जब आप देश के उसमें परिस्थितियां बताई गई हैं, पहले कि अगर आप युद्ध के समय सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, आपने कोई घोषणा वगैरह भी नहीं करी हुई है, लेकिन युद्ध काल में जब आप विदेशी शत्रु से, युद्ध काल में जब आप शत्रु देश से किसी भी प्रकार का अवैध संबंध रखते हैं, वैध संबंध मतलब सरकार की अनुमति है वो कार्य करने की, लेकिन जैसे व्यावसायिक वगैरह कार्य होते हैं, लेकिन अगर अवैध संबंध रखते हुए आपको पाया जाता है तो आपको तत्काल प्रभाव से आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल प्रावधान नहीं है कि देशीकरण द्वारा जो व्यक्ति भारत का नागरिक बन गया उसे कभी वंचित ही नहीं किया जा सकता। किसी भी नागरिक को किया जा सकता है, इसलिए इनको भी किया जा सकता है। हम लोगों ने कल देखा था, विस्तार से बात करी थी, ठीक है। तो इसलिए केवल ऑप्शन हमारा डी सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता है? पॉलिसी ऑफ द ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। किस देश में है? भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो हम सभी जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है। क्या है? ड्यूअल सिटीजनशिप है। अब केवल इकहरी नागरिकता कहाँ कहाँ है? तो यहीं पे हम लोग देख सकते हैं, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, 3 देश तो अभी यहीं पे देख लिया। एक इंपॉर्टेंट हमारा देश है ब्रिटेन, एक हमारा इंपॉर्टेंट देश है ब्रिटेन, ठीक है। और भारत में ब्रिटेन से ही नागरिकता के संदर्भ में जो प्रावधान है वो ग्रहण किए गए हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कल हम लोगों ने बात देखा था कि भारतीय संविधान में केवल भारतीय संविधान में या भारत में नागरिकता के संदर्भ में 2 बातें हैं। पहला तो है संविधान में दिया गया है, संविधान में यह दिया गया है कि कौन से व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक हैं, और इसके संदर्भ में जो प्रावधान दिया गया है भाग 2 में दिया गया है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच दिया गया है, ठीक है। इनके संदर्भ में प्रावधान दिया गया है। चलिए, अब दूसरा जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, क्या? भारतीय इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ICA 1955 के संदर्भ में ये बात करी गई है। इसमें कौन से व्यक्ति 26, ध्यान दीजिएगा, कौन से व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारतीय नागरिक होंगे, मतलब कौन से व्यक्ति, 2 बात हो गई, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को कौन व्यक्ति भारतीय नागरिक हैं, इनके संदर्भ में संविधान में प्रावधान किया गया है, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, इसके संदर्भ में संविधान में कोई बात नहीं करी गई है। संविधान में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत की नागरिकता के संदर्भ में कोई भी विधि बनाने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि हमें यहाँ पे जब कोई भी विधि बनाने के लिए स्वतंत्र है, इस बात की जब हम लोग बात कर रहे हैं, इस तथ्य की बात कर रहे हैं, तो हम लोग को सदैव 24 अप्रैल 1973 को दिया गया केशवानंद भारतीय केस का जो डिसीजन है, फाइंडिंग है, उसको याद रखना होगा कि आप संविधान में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध है, ठीक है। तो संसद को पूरा अधिकार दिया गया है। हालांकि इस संशोधन में भी, ऐसे कानून बनाते समय भी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का पालन करना होगा। तो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं संसद को, संसद ने इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करके भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। इस 1955 के नागरिकता अधिनियम में कई बार संशोधन किया जा चुका है। अभी जो पिछला संशोधन किया गया था, महत्वपूर्ण संशोधन 2019 में किया गया था। हम लोगों ने बात देखा था
कि बांग्लादेश इस 2019 के संशोधन में जो महत्वपूर्ण और काफ़ी ये संशोधन विवादित भी रहा, बहुत लंबे अरसे तक, बहुत लंबे समय तक कुछ वर्गों के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किए गए सरकार के खिलाफ। हालांकि सरकार की आश्वस्ति के बाद, सरकार के स्पष्टीकरण के बाद ये विरोध समाप्त हो गया। इसमें अगर हम लोग बात करें मुख्य रूप से 2019 में क्या बात करी गई थी, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया, वहाँ के 6 धार्मिक समूहों, कौन कौन, हिंदू हो गया, बौद्ध, जैन, ठीक है, पारसी, ईसाई और एक कम्युनिटी और थी, ठीक है, एक कम्युनिटी और थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उन लोगों को जो कि भारत में आ गए हैं और 2014 के पहले के हैं, उनको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इस संदर्भ में जो समयावधि थी, इस संदर्भ में जो समयावधि थी उसको कम कर दिया गया था, नियत समयावधि। इसी संदर्भ में इसमें ध्यान रखना है कि एक बड़े वर्ग को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसी संदर्भ में इन 6 वर्गों में शामिल नहीं किया गया था। इसी संदर्भ में ये विरोध चल रहा था। हालांकि ये विरोध समाप्त हो गया। तो ये प्रावधान किया गया है, संसद इसके संदर्भ में अधिकारी है ऐसा कार्य करने के लिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? वही बात आ गई कि जो 2019 है हमारा नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, वह संसद से कब पारित किया गया? तो यह संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। कब? 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। ठीक है, तो देखिए आज का ये जो MCQ का सेशन था यहीं तक था, लेकिन अभी हम लोग तुरंत फंडामेंटल ड्यूटीज की फंडामेंटल राइट से संबंधित थोड़ी शुरुआत इसी सेशन में करेंगे, इसी लेक्चर में करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पूरी तरीके से अगली बार पढ़ेंगे। तो अभी तुरंत देखते हैं। ठीक, अभी देख लेते हैं। इसमें ये फाइल खुल रही है। चलिए, अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें, तो कहाँ पे है? मौलिक अधिकार जो है हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में है। हम सभी लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें कि मौलिक अधिकार कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, तो एक है अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स, वहां से मौलिक अधिकार ग्रहण किए गए हैं। अगर हम मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कुछ और बात करें तो यह भारतीय या यह किसी भी नागरिक के संदर्भ में उसके सर्वांगीण विकास के लिए मूलभूत तत्व होते हैं। और मौलिक अधिकारों को हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जहां हम देखते हैं कि आपका प्रस्तावना कह सकते हैं, प्रस्तावना के साथ साथ हम कह सकते हैं कि DPSP हो गया और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, ये न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित नहीं है कहने का मतलब कि इनके संदर्भ में, इनको लागू करने के संदर्भ में मांग करने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। वहीं इन सब के विपरीत जो फंडामेंटल राइट है वह न्यायोचित है। ठीक है, और हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों की गारंटी हमारा संविधान प्रदान करता है, हर व्यक्ति के लिए। मतलब भारत के जो फंडामेंटल राइट है, यहाँ पे व्यक्ति शब्द को ध्यान रखना है, यहाँ पे व्यक्ति शब्द को ध्यान रखना है, क्योंकि भारत में जो फंडामेंटल राइट है, हम लोगों ने नागरिकता की शुरुआत में ही बात करी थी कि भारत के संदर्भ में फंडामेंटल राइट जो है व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट जो है विदेशियों को, फॉरेनर्स को भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, उनको पर्सन की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे आर्टिकल 14 जैसे बेसिक राइट्स हो गए। कुछ फंडामेंटल राइट्स केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, क्यों इंडियन सिटीजन्स को प्रदान किए जाते हैं। इनको आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, ऐसे जो आर्टिकल है महत्वपूर्ण आर्टिकल। ठीक है, जबकि भारतीय नागरिकों के ही अंतर्गत जो कुछ माइनॉरिटीज वर्ग है, ठीक है, इनको कुछ विशेष अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 29 हो गया, अनुच्छेद 30 हो गया, ऐसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो भारतीय संविधान में सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए कुछ न कुछ मौलिक अधिकारों की बात करी गई है। हमें यह ध्यान रखना है कि जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, जो कि भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, उसे तो केवल कुछ ही मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे, लेकिन जो इंडियन सिटीजन है उसको सभी मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि इन सभी मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध है। युक्त प्रतिबंध मतलब कुछ शर्तें तय करी गई हैं, अगर आप उन शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। ठीक है,
ये जो मौलिक अधिकार है ये राजनीतिक लोकतंत्र के अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र में कई बार ऐसा होता है कि सरकारें जब सत्ता में होती हैं तो वह किसी भी व्यक्ति के, किसी भी भारतीय नागरिक के आवाज़ के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न कर सके, इसलिए कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड तय करते हैं कि किसी भी दल को, किसी भी सत्ता में या राज्य को, आप सीधे सीधे समझिए राज्य को। अब राज्य क्या है फंडामेंटल राइट के संदर्भ में हम लोग अभी आगे आर्टिकल बारे में बात करते हुए देखेंगे। तो राज्य इनका उल्लंघन नहीं करेगा, इस संदर्भ में ये आदर्श हैं। यह कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के कानूनों की मनमानी पर सीमाएं भी लगाती हैं। हमने यह भी देखा और यह भी हम जानते हैं कि जब ये राजनीतिक लोकतंत्र के लिए आदर्श है तो निश्चित तौर पे यह कार्यपालिका और विधायिका के जो मनमानीपूर्ण कानून होते हैं उन पे सीमाएं भी लगाती हैं। और इसी संदर्भ में जो है कि आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 है हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं और इसी को सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 226 के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, चलिए, मूल अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन संविधान की आधारभूत ढांचा का हिस्सा है। बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाना चाहिए जो कि या तो फंडामेंटल राइट को बहुत अधिक बढ़ा दे और डीपीएसपी को कम कर दे। पहली चीज, यह भी गलत होगा। या तो डीपीएसपी को की मान्यता बहुत अधिक दे दे, डीपीएसपी को बहुत अधिक बढ़ा दे और फंडामेंटल राइट को कम कर दे, यह भी नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों चीज संतुलन के रूप में चलनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे बात करें तो मूल रूप से हमारे संविधान में कितने अधिकार थे, फंडामेंटल राइट थे, तो हमें याद रखना है मूल रूप से हमारे संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के बीच में समता का अधिकार था। ठीक है, अभी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार था। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया था। और वहीं आर्टिकल 25 से लेकर 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया था। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, देखिए जब हम लोग आर्टिकल 25 से 28 के विषय में बात करेंगे तो कई ऐसी बातें होंगी जिसमें किसी भी वर्ग की भावनाएं आहत हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग सामान्य समझ रख के यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि नहीं, हम लोग एक ऐसे सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसी सेवा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे कि एक तार्किक, जहां तक पहुंचने पर एक तार्किक क्षमता का विकास हो गया होता है। हम लोग सारी चीजों को तर्क की कसौटी पे कसने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठ के थोड़ा। चलिए, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं वह अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में दिए गए हैं। और इसी के साथ एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया हुआ था। हालांकि यह अनुच्छेद 31 में दिया गया जो संपत्ति का अधिकार है, यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके इसे अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। और संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार इस समय लीगल राइट है या कानूनी अधिकार है। ठीक है, अगला जो है अनुच्छेद 32 दिया हुआ है। अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक, ये हम लोगों ने देख लिया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, अब हम मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। मूल अधिकारों की विशेषताओं की बात करें तो कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। हम लोगों ने पहले भी बात किया, जैसे अनुच्छेद 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29, 30 हो गया। ठीक है, मूल अधिकार असीमित नहीं है, यह भी हमें ध्यान रखना है कि आपको जो भी अधिकार प्रदान किए गए हैं वह असीमित नहीं है, उन पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं और वह वाद योग्य भी होते हैं। राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ यह उपलब्ध है। आपको जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं यह इसलिए दिए गए हैं क्योंकि राज्य अपने किसी भी गतिविधि के द्वारा आपके अधिकारों का हनन न कर सके। अगर आपके अधिकारों का हनन करता है तो आप ये देखिए कि आपके किस अधिकार का हनन किया जा रहा है। अगर आपके किसी अधिकार का, मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत, जो कि अभी हम लोगों ने देखा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यहाँ पे आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं।
कुछ नकारात्मक विशेषता रखते हैं तो कुछ सकारात्मक विशेषता रखते हैं। नकारात्मक विशेषता मतलब कह सकते हैं कि जो राज्य के कार्यों पे प्रतिबंध लगाते हैं, राज्य के कार्यों को कह सकते हैं प्रतिबंधित करते हैं। और सकारात्मक विशेषता मतलब जो राज्य को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आसान भाषा में समझ लिए इसको। कोई भी मूल अधिकार स्थायी नहीं है, इन्हें संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है बेसिक स्ट्रक्चर की, पॉलिसी का, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का। जो अनुच्छेद 19 है यह ध्यान रखना है, क्योंकि अगले जो 2 पॉइंट है इससे परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जो अनुच्छेद 19 है वो केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय लगाए गए आपातकाल के दौरान समाप्त किया जा सकता है, मतलब निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 केवल जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण देश में आपातकाल लगाया गया है तब इसे निलंबित किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपातकाल लगाया गया है उसे निलंबित नहीं किया जा सकता, उस दौरान निलंबित इसे नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 358 में ये बात कही गई है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19 के अलावा संविधान के भाग 3 में वर्णित किन अधिकारों का कितने समय और किस क्षेत्र में निलंबन होगा? अनुच्छेद 19 के अलावा संविधान के भाग 3 में वर्णित किन अधिकारों का कितने समय के लिए और किन क्षेत्रों में निलंबन होगा? ध्यान दीजिए, किन अधिकारों का कितने समय के लिए और किन क्षेत्रों में निलंबन होगा, इसके लिए राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा। किनके लिए? संविधान के अनुच्छेद 19 के अलावा। लेकिन यह ध्यान रखना है कि 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। हमें यह चीज ध्यान रखना है। ठीक, मौलिक अधिकारों के जो क्रियान्वयन की सीमाएं हैं, अनुच्छेद 31A में संपत्ति आदि के अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों की रक्षा की बात करी गई है। 31B में 9वीं अनुसूची में शामिल होने वाले कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण की बात करी गई है। अनुच्छेद 31C में कुछ नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाले कानूनों की रक्षा के बारे में बात करी गई है। और सेना विधि, मार्शल लॉ जिसे हम लोग कहते हैं, लागू होने पे मूल अधिकारों के निर्बंधन के बारे में बात करी गई है अनुच्छेद 34 में। अच्छा, ये है क्या? हम लोगों ने 4 यहाँ पे पॉइंट देखे, 4 आर्टिकल देखे। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं 3 क्लॉज देखें या 4 आर्टिकल देखें, सामान्य भाषा में हम लोग बात करते हैं। ये क्या है? मूल अधिकारों के क्रियान्वयन की सीमाएं। मूल अधिकार, ये जो 4 हम लोगों ने पॉइंट पे बात करी, इस दौरान आप मूल अधिकार की मांग नहीं कर सकते, कोर्ट में भी नहीं जा सकते। इस संदर्भ में संविधान में पहले से ही प्रावधान बना दिए गए हैं। अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B, अनुच्छेद 31C और अनुच्छेद 34 के विषयों पे, इन प्रविष्टियों के विरुद्ध आप मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। ये हमारे मूल अधिकारों के क्रियान्वयन की सीमाएं हैं। ठीक, ज्यादातर जो मौलिक अधिकार है यह स्वतः प्रवर्तित है, स्वयं प्रवर्तित है। वहीं कुछ मूल अधिकारों को विधि द्वारा या कानून के द्वारा प्रभावी किया जाता है। इस तरह के कानून भारत की एकता है तो संसद द्वारा बनाए जाते हैं, न कि राज्य के विधानमंडल द्वारा। तो आप ये समझिए कि जो ऐसे कानून हैं जो फंडामेंटल राइट को विधि बना करके क्रियान्वित किया जाता है, इस संदर्भ में जो भी कानून बनाए जाएंगे वह किसके द्वारा बनाए जाएंगे? वह भारतीय संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, राज्यों के विधानमंडल के द्वारा नहीं बनाए जाएंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पूरे देश में एक तरीके की एकता बनी रहे। अब पता चला कि कोई स्टेट कोई दूसरा कानून उसी विषय पे बना रहा है, कोई स्टेट कोई दूसरा कानून बना रहा है, तो इस तरीके से देश की जो एकता है और अखंडता है, जो कि हमारे प्रस्तावना में बात करी गई है और भारत की मतलब भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है, उसका उल्लंघन होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जो मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।